ये कहानी एक सुनसान द्वीप पर बनी एक सख्त और डरावनी जेल से शुरू होती है। इसी जेल में कुछ नए कैदियों को लाया गया, जिनमें से एक था एडमंड। वार्डन से मिलने पर एडमंड घबराया हुआ बोला, सर, मेरी मदद कीजिए। मैंने कोई अपराध नहीं किया, मुझे फंसाया गया है। वार्डन ने शांत आवाज में जवाब दिया, मुझे पता है, अगर तुमने सच में कोई गलती की होती तो तुम्हें देश की किसी सामान्य जेल में भेजा जाता। यहाँ तो वही लोग आते हैं जिनके खिलाफ साजिश की गई हो। लेकिन ये कहने के बाद भी वार्डन ने एडमंड को बेरहमी से पीटा और उसे एक पुराने लकड़ी के दरवाजे वाले सेल में बंद कर दिया। दरवाजा साल में सिर्फ एक बार खुलता था, जब वार्डन कैदियों को बिना वजह मारने आता था। समय गुजरता गया। अकेलेपन की वजह से एडमंड लगभग टूट चुका था। उसने दीवार पर लिख रखा था, हे भगवान, मुझे न्याय दो। परंतु 12 साल बीत जाने के बाद उसका विश्वास भी खत्म हो गया। उसे यकीन हो चला था कि वो अपनी पूरी जिंदगी यहीं बिताएगा। फिर एक दिन अचानक उसके सेल का फर्श हिलने लगा। एडमंड डर गया। उसे लगा कोई अनजाना डरावना साया उसके कमरे में आ रहा है। लेकिन जब हिम्मत करके उसने देखा तो उसे महसूस हुआ कि जमीन के नीचे से कोई इंसान निकल रहा है। वो था एबे फारिया, जो नीचे वाले सेल में बंद था और 5 साल से सुरंग खोद रहा था। किस्मत का खेल ऐसा था कि एबे की खुदाई की हुई सुरंग सीधा एडमंड की कोठरी में निकल आई, जैसे भगवान ने ही दोनों को मिलाने का रास्ता बना दिया हो। एबे के आने से एडमंड की जिंदगी बदल गई। इतने साल अकेले रहने के बाद उसे आखिर कोई मिला जिससे वो बात कर सके। वो फिर से इंसान जैसा महसूस करने लगा। एबे ने उत्साह से कहा, मेरे सेल में आओ, मैं तुम्हें कुछ दिखाता हूं। एडमंड खुशी खुशी गया और जैसे ही वो अंदर पहुंचा, उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। एबे का सेल तो किसी कैदी का कमरा लगता ही नहीं था। वो तो किसी अच्छे कमरे जैसा था। वहां बैठने के लिए कुर्सियां थीं और दीवार पर किताबों से भरी एक बड़ी शेल्फ थी। ये देखकर एडमंड को पहली बार लगा कि जेल की जिंदगी सिर्फ अंधेरा नहीं है। एबे ने उससे कहा, अगर तुम मेरी सुरंग खोदने में मदद करोगे तो मैं बाकी समय तुम्हें बहुत कुछ सिखाऊंगा। एडमंड के पास वैसे भी करने को कुछ नहीं था, इसलिए उसने तुरंत हामी भर दी। लेकिन जैसे ही वो खुदाई शुरू करने वाले थे, पहरेदार के कदमों की आवाज गूंजने लगी। एडमंड घबरा गया और जल्दी से अपनी कोठरी में वापस लौट आया। उसने कचरे की टोकरी तैयार कर ली, क्योंकि पहरेदार रोज उसी बहाने से दरवाजा खोलता था। इस जेल में सेल का दरवाजा सिर्फ 2 बार खुलता था, एक बार कचरा लेने और एक बार खाना देने के लिए। इसके अलावा पूरा दिन कैदियों के पास होता था, जिसमें वो बिना ध्यान आकर्षित किए सुरंग पर काम कर सकते थे। इसके बाद एबे ने अपने बालों का थोड़ा सा हिस्सा काटा, पत्थरों से चिंगारी निकाली, बालों में आग लगाकर मोमबत्ती जलाई और दोनों फिर से सुरंग में उतर गए। नीचे जगह बहुत कम थी, इसलिए खुदाई मुश्किल थी, लेकिन दोनों लगन से लगे रहते थे। एबे का अंदाज था कि अगर वे इसी रफ्तार से चलते रहे तो बाहर निकलने में लगभग 3 साल और लगेंगे। आराम करते समय एक दिन एडमंड ने एबे की किताब में पढ़ा कि वो पहले एक बेहतरीन तलवारबाज रह चुका है। ये सुनते ही एडमंड जिद पर अड़ गया, अगर आप मुझे तलवार चलाना नहीं सिखाएंगे तो मैं सुरंग खोदने में आपकी मदद नहीं करूंगा। अब एडमंड का एक ही लक्ष्य था, अपने दुश्मनों से बदला। एबे ने उसकी आंखों में आग देखी और मान गया। उसने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें लड़ाई की कला सिखाऊंगा। याद रखना, एक योद्धा की सबसे बड़ी ताकत उसकी तेजी होती है। एबे ने एडमंड को तेजी समझाने के लिए एक अनोखा तरीका इस्तेमाल किया। वो कमरे में जहां पानी की बूंदें लगातार टपक रही थीं, वहां खड़ा हुआ और बोला, ध्यान से देखो। उसने अपना हाथ इतनी तेजी से आगे बढ़ाया कि उसका हाथ पानी की धार को छू कर भी गीला नहीं हुआ। एबे मुस्कुराया और बोला, जिस दिन तुम अपने हाथों को इतना तेज कर लोगे, उसी दिन तुम सच्चे योद्धा कहलाओगे। इसके बाद एबे फिर से सुरंग खोदने में लग गया और एडमंड उसी जगह पर तेजी का अभ्यास करता रहा। कुछ दिनों बाद एबे ने अपने सेल के दरवाजे की पुरानी लकड़ियों को निकालकर एक नकली तलवार बना दी। अब वो एडमंड को असली ढंग से तलवार चलाना सिखाने लगा। धीरे धीरे एडमंड की दिनचर्या बदल गई। सुबह पढ़ाई, दोपहर में सुरंग खोदना और बाकी समय तलवारबाजी का अभ्यास। कुछ महीनों में एडमंड की चाल और वार इतने तेज हो गए कि अब्बे खुद हैरान रह गया। वो उससे भी बेहतर तलवारबाज बन रहा था। एक शाम बात करते करते एडमंड को पता चला कि अब्बे कभी एक अमीर परिवार स्टाडिया के लिए काम करता था। उस परिवार के पास बहुत बड़ा खजाना था और उसी के राज निकालने के लिए नेपोलियन ने अब्बे को कैद करवाया था। ये सुनकर एडमंड का खून खौल उठा, क्योंकि वो खुद भी नेपोलियन का समर्थक रहा था। दोनों ने महसूस किया कि दोनों की जिंदगी एक ही तरह से बर्बाद की गई है। दिन बीतते गए और सुरंग हर रोज थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ती गई। एक दिन खुदाई करते समय उन्हें मिट्टी में पौधों की जड़ें नजर आईं। अब्बे तुरंत समझ गया, वे सतह के बहुत करीब पहुंच चुके थे। दोनों की आंखों में आजादी की चमक आ गई, पर खुशी ज्यादा देर टिक नहीं सकी। अचानक सुरंग जोर से कांपने लगी। एक बड़े धमाके के साथ पत्थर और मिट्टी ढहकर उन पर गिर पड़ी। अब्बे नीचे दब गया।
एडमंड घबरा गया। वो हाथों से मिट्टी हटाता रहा, पत्थर खिसकाता रहा और आखिरकार अब्बे को बाहर निकाल लाया। अब्बे बुरी तरह घायल था। धीरे धीरे उन्हें समझ आया, वे गलत दिशा में सुरंग खोद रहे थे। सुरंग में हो रही लगातार खुदाई के बीच शायद उनसे कोई गलती हो गई थी। इसी वजह से ऊपर रखा खाने का बॉक्स भी नीचे गिर पड़ा। उसी गिरावट में एक भारी पत्थर अब्बे की छाती पर लगा और वो बुरी तरह घायल हो गया। उसके फेफड़े चोटिल थे और साफ दिख रहा था कि वो ज्यादा देर तक नहीं बच पाएगा। अपनी आखिरी सांसों में अब्बे ने धीमी आवाज में कहा, एडमंड, मेरे कमरे में एक पत्थर के नीचे एक किताब रखी है, उसके नीचे कुछ है, उसे ले लो। एडमंड ने वहां जाके देखा, वहां वही खजाने का नक्शा रखा था जिसके कारण अब्बे को जेल में डाल दिया गया था। ये देखते ही एडमंड हैरान रह गया। अब्बे ने उसका हाथ पकड़कर कहा, वादा करो, इस खजाने का इस्तेमाल सिर्फ अच्छे कामों के लिए करोगे, बुराई के लिए नहीं। एडमंड ने सिर हिलाते हुए वादा किया। कुछ ही पलों बाद अब्बे की सांसें थम गई। एडमंड की आंखों में आंसू भर आए। वो फिर से अकेला रह गया था। उसी समय खाना देने वाला पहरेदार आया। एडमंड तुरंत दीवार के पीछे छिप गया। पहरेदार ने आवाज लगाई पर कोई जवाब नहीं मिला। जब वो अंदर आया और उसने अब्बे की लाश देखी तो घबराकर भागा और अधिकारियों को बुलाने चला गया। एडमंड ने जल्दी से सुरंग का दरवाजा बंद किया और अपनी कोठरी में लौट आया। थोड़ी देर बाद पहरेदार लोग वापस आए और अब्बे के शरीर को एक बड़े शव बैग में पैक कर लिया। जैसे ही सब लोग वहां से हटे, एडमंड फिर से अब्बे की सेल में आया। उसने अब्बे की लाश को देखा और अचानक उसके दिमाग में एक बच निकलने की योजना चमक उठी। उसने तुरंत अपनी जगह अब्बे की लाश रख दी और अब्बे की जगह खुद शव बैग में घुस गया। इस बीच वार्डन अपने आदमियों के साथ उस शव को लेने आया। क्योंकि जेल समुद्र के बीच एक निर्जन द्वीप पर थी, उनका तरीका यही था, शरीर को समुद्र में फेंक देना। उधर एक पहरेदार खाना लेकर एडमंड की कोठरी में गया। बार बार खटखटाने पर भी जब कोई जवाब नहीं मिला तो उसे शक हुआ। उसने दरवाजा खोला और अंदर देखा कि एडमंड की जगह अब्बे की लाश पड़ी है। वो डर के मारे चिल्ला उठा और वार्डन को बुलाने दौड़ पड़ा। इधर वार्डन जल्द से जल्द शरीर को समुद्र में फेंकना चाहता था। तेज हवा और लहरों की गड़गड़ाहट के कारण आसपास की आवाजें भी ठीक से सुनाई नहीं दे रही थीं। इसी अफरा तफरी में एडमंड ने चुपके से वार्डन की चाबियां चुरा लीं। चाबियां छीनने के दौरान वार्डन और एडमंड दोनों अचानक समुद्र में गिर पड़े। पानी में गिरते ही एडमंड ने जल्दी जल्दी चाबियों का इस्तेमाल करके अपनी जंजीरें खोल दी। जब वो सतह पर आया तो उसकी नजर वार्डन पर पड़ी। सालों की मार, दर्द और अन्याय एक साथ उसके अंदर फट पड़े। गुस्से में उसने वार्डन को पकड़ लिया और समुद्र में ही डुबोकर मार डाला। वार्डन की मौत के बाद एडमंड बिना पीछे देखे तेजी से तैरता हुआ दूर निकल गया। अगली सुबह जब उसकी आंखें खुली तो वो किसी अनजान द्वीप पर पड़े पड़े जागा। उसे नहीं समझ आया कि वो वहां कैसे पहुंचा या कैसे बचा, पर इतना जरूर महसूस हुआ कि उसकी आजादी अभी पूरी नहीं हुई थी। पास ही कुछ समुद्री डाकू उसे घूर रहे थे। एडमंड को लगा कि अब उसकी जिंदगी खत्म है, लेकिन उनके सरदार लुईजी ने उसे देखने के बाद कहा कि वो एडमंड को एक शर्त पर जिंदा छोड़ेगा। शर्त यह थी कि उसे जैकब नाम के गद्दार समुद्री डाकू से लड़ना होगा, जिसे वे वैसे भी जिंदा दफन करने वाले थे। अगर जैकब जीत गया तो वो फिर से टोली का हिस्सा बन जाएगा और एडमंड को मार दिया जाएगा। अगर एडमंड जीत गया तो उसे आजादी मिल जाएगी। लड़ाई शुरू हुई। जैकब तलवार चलाने में माहिर था, लेकिन अब्बे से मिली एडमंड की ट्रेनिंग उससे कहीं ज्यादा तेज और खतरनाक थी। जैकब कई बार करता रहा, लेकिन एडमंड को छू भी नहीं पाया। जब एडमंड को सही मौका मिला तो उसने बिजली जैसी तेजी से हमला किया और जैकब को जमीन पर गिरा दिया। लेकिन उसे मारने के बजाय एडमंड लुईजी के सामने खड़ा हो गया और बोला, हम दोनों तुम्हारे काम आ सकते हैं, ऐसे अच्छे लड़ाके हर जगह नहीं मिलते। एडमंड का कौशल और उसका व्यवहार देखकर लुईजी बहुत खुश हुआ। उसने दोनों की जान बख्श दी। बाद में जहाज पर बातचीत के दौरान एडमंड ने कप्तान को अपनी पूरी कहानी बताई। 12 साल जेल, साजिश, धोखा, सब कुछ। सब सुनकर कप्तान ने कहा कि एडमंड इस आजादी का हकदार है और उसने तुरंत उसे मुक्त कर दिया ताकि वो अपना बदला ले सके। जैकब भी उसके साथ हो गया क्योंकि एडमंड ने उसकी जान बचाई थी। उसने वादा किया कि वो हमेशा एडमंड का वफादार रहेगा। एडमंड ने जैकब से एक छोटी नाव तैयार करने को कहा। फिर रात के अंधेरे में एडमंड चुपचाप अपने पुराने मालिक के घर पहुंचा, लेकिन उसने देखा कि सब कुछ बदल चुका था। एडमंड जिस आदमी के यहाँ पहले काम करता था, उसने भी उसे नहीं पहचाना। वहीं उसे पता चला कि जेल में रहते रहते उसके पिता दुख से मर गए थे। ये सुनकर एडमंड अंदर तक टूट गया। लेकिन सबसे बड़ा सदमा उसे तब लगा जब उसे मालूम हुआ कि उसका अपना दोस्त मॉन्टेग्यू ही उसे फंसाने वाला था और उसी ने एडमंड की मंगेतर मर्सिडीज से शादी भी कर ली थी। अगले दिन एडमंड और जैकब उस द्वीप पर पहुंचे जहां नक्शे में खजाने का निशान था। उन्होंने पूरा द्वीप खोज डाला, लेकिन कुछ नहीं मिला। तब एडमंड को लगा कि खजाना शायद पानी के नीचे छिपा होगा। वो नक्शे में दिखाए स्थान के पास एक गहरे तालाब में उतर गया। नीचे उसे कई पुराने संदूक मिले।
जैसे ही उसने एक संदूक खोला, उसमें चमकता हुआ सोना भरा था। जैकब खुशी से पागल हो गया और जितना सोना नाव में आ सकता था उतना भर लिया। लेकिन पूरा खजाना ले जाने के लिए उन्हें एक बड़ा जहाज चाहिए था, जो एडमंड के पास नहीं था। अब एडमंड के दिल में सबसे ज्यादा बदले की आग जल रही थी। उसने तय कर लिया कि यह सारी दौलत सिर्फ एक ही काम के लिए इस्तेमाल होगी, मॉन्टेग्यू से बदला लेने के लिए। सबसे पहले उसने एक शानदार बड़ा सा महल खरीदा और खुद को फ्रांस का नया अमीर रईस बताना शुरू कर दिया। वो अपने महल में बड़े बड़े लोगों को दावत पर बुलाता था। धीरे धीरे उसकी शानो शौकत की चर्चा हर जगह फैल गई। ये सब वो इसलिए कर रहा था ताकि मॉन्टेग्यू का ध्यान उसकी ओर जाए। मॉन्टेग्यू उसकी एक पार्टी में आया भी, पर बिना बात किए लौट गया। इसी दौरान जैकब ने बताया कि मॉन्टेग्यू का एक बेटा है, एल्बर्ट। एडमंड ने एक लड़की और अपने कुछ लुटेरे साथियों से मिलकर एल्बर्ट के नकली अपहरण का प्लान बनाया ताकि वो खुद को उसका हीरो दिखा सके। योजना काम कर गई। एल्बर्ट को लगा कि इस अमीर आदमी ने उसकी जान बचाई है। वो खुश होकर एडमंड को अपने जन्मदिन की पार्टी में बुलाता है। एडमंड थोड़ी देर नाटक करता है, फिर जाने के लिए मान जाता है। पार्टी में एल्बर्ट ने एडमंड की मुलाकात अपने पिता मॉन्टेग्यू से करवाई। 13 साल बाद दोनों आमने सामने आए, लेकिन मॉन्टेग्यू ने उसे पहचाना नहीं क्योंकि एडमंड की शक्ल और अंदाज पूरी तरह बदल चुका था। लेकिन जब मर्सिडीज ने उसे देखा तो उसे भीतर कुछ महसूस हुआ। वो पहले तो उसे पहचान नहीं पाई, लेकिन जैसे ही एडमंड ने उसके बाल वैसे ही मोड़े जैसे वो सालों पहले किया करता था, उसे तुरंत समझ आ गया कि यह वही एडमंड है। ये उसका पुराना खास तरीका था। एडमंड जानता था कि मॉन्टेग्यू को पैसों की बहुत जरूरत है, इसलिए उसने उससे झूठ बोला कि उसे बड़ा खजाना मिला है और अगले दिन उसका जहाज 100 किलो सोना लेकर आने वाला है। उसने मजिस्ट्रेट विलफोर्ड से भी कहा कि वो सारे कागजात ठीक कर दे ताकि कोई पुलिस रुकावट ना आए। लेकिन विलफोर्ड भ्रष्ट अधिकारी था। वो ये सुनकर तुरंत मॉन्टेग्यू के साथ मिल गया और दोनों ने नया प्लान बनाया। उन्होंने तय किया कि खजाना एडमंड तक पहुंचने से पहले ही वो उसे चुरा लेंगे और सारा सोना अपने पास रखेंगे। मॉन्टेग्यू ने कहा कि वो किसी को जानता है जो मदद कर सकता है। असल में मॉन्टेग्यू, विलफोर्ड और यही तीसरा आदमी, ये तीनों वही लोग थे जिन्होंने सालों पहले एडमंड को झूठे केस में फंसाकर जेल भेजा था। अब एडमंड ने सोच समझकर तीनों गद्दारों को एक जगह इकट्ठा कर लिया था। पार्टी के बाद मर्सिडीज छुपकर एडमंड की गाड़ी में आ बैठी और रोते हुए बताया कि मॉन्टेग्यू ने उससे झूठ कहा था। उसने बताया था कि एडमंड को फांसी दे दी गई है। यह सुनकर एडमंड घबरा गया क्योंकि उसे लगा कि यह सच उसके बदले की योजना को खतरे में डाल सकता है। इसलिए उसने मर्सिडीज से कहा कि वो अभी यहां से चली जाए। फिर पता चला कि एडमंड का जहाज रास्ते में लूट लिया गया है और यह काम मॉन्टेग्यू के आदमी ने किया था। ये वही आदमी था जिसने सालों पहले एडमंड को जेल भेजने में मदद की थी। अब एडमंड की बदले की आग और तेज हो गई। वो आदमी सोच रहा था कि वो आसानी से जहाज लूटकर भाग जाएगा। तभी गार्ड पहुंचे और उसे पकड़ लिया। वो भागने ही वाला था कि एडमंड वहां पहुंच गया। आदमी ने लड़ने की कोशिश की, लेकिन एडमंड ने उसके गले में रस्सी डाल दी। उसे मारने से पहले एडमंड ने अपनी असली पहचान बताई ताकि मरने से पहले उसे पता चल जाए कि उसकी मौत किस पाप की सजा है। अब एडमंड का अगला निशाना था मजिस्ट्रेट विलफोर्ड। सालों पहले नेपोलियन के खत वाले मामले में इसी विलफोर्ड ने एडमंड को फंसाया था और सबसे हैरानी की बात यह थी कि विलफोर्ड का अपना पिता नेपोलियन का समर्थक था। लेकिन सत्ता और लालच के चक्कर में विलफोर्ड ने अपने ही पिता की हत्या कर दी और उस हत्या का इल्जाम एडमंड पर डाल दिया, जिससे एडमंड जेल चला गया। इस बार एडमंड ने बड़ी चालाकी से बात करते करते विलफोर्ड से सच्चाई निकलवा ली। विलफोर्ड ने खुद मान लिया कि वही सबका जिम्मेदार था, क्योंकि उसे लगा कि एडमंड के पास कोई सबूत नहीं है। लेकिन उसे पता नहीं था कि पुलिस पहले से ही कमरे के अंदर छुपकर सब सुन रही थी। पुलिस ने तुरंत वहीं पर विलफोर्ड को गिरफ्तार कर लिया। उधर मॉन्टेग्यू, जो अब बिल्कुल कंगाल हो चुका था, भागने की तैयारी कर रहा था, लेकिन मर्सिडीज उसके साथ जाने को तैयार नहीं हुई। उसने सच बताया कि एल्बर्ट मॉन्टेग्यू का नहीं बल्कि एडमंड का बेटा है। जब उसने मॉन्टेग्यू से शादी की थी तब वो पहले से ही एल्बर्ट के साथ गर्भवती थी। ये सुनकर मॉन्टेग्यू गुस्से से चिल्लाया, लेकिन कुछ नहीं कर पाया। वो भागते भागते उस किले में पहुंचा जहां उसने सारा चोरी किया हुआ खजाना छुपा रखा था। पर जब उसने संदूक खोले तो अंदर सिर्फ रेत भरी हुई थी। आखिरी संदूक में उसे सिर्फ एक छोटा सा शतरंज का प्यादा मिला जो उसने कभी एडमंड को दिया था। तभी एडमंड वहां पहुंच गया। मॉन्टेग्यू अब सब समझ चुका था कि उसे चालाकी से फंसाया गया है। गुस्से में उसने तलवार उठाई और एडमंड पर हमला कर दिया, लेकिन वो एडमंड के सामने बहुत कमजोर था। एडमंड ने उसे आसानी से हरा दिया और दीवार से दबा दिया। जैसे ही वो उसे मारने वाला था तभी एल्बर्ट आया और बोला कि वो अपने पिता को ऐसे नहीं मरने देगा। मॉन्टेग्यू ने इस मौके का फायदा उठाया। वो चुपचाप छुपी हुई बंदूक में बारूद और गोली भरने लगा। उसी वक्त मर्सिडीज भी वहां पहुंची और एडमंड को रोककर बताया कि एल्बर्ट सच में उसका बेटा है। ये सुनकर एडमंड हैरान रह गया। इसी बीच मॉन्टेग्यू ने बंदूक तान दी, लेकिन जैकब ने तेजी से चाकू फेंक दिया। गोली एडमंड को नहीं लगी बल्कि मर्सिडीज के कंधे में जा लगी। इस गड़बड़ी में मॉन्टेग्यू भाग गया। एडमंड उसके पीछे दौड़ा। मॉन्टेग्यू घोड़े पर चढ़ा और एडमंड पर सीधा हमला किया।
एडमंड की तलवार गिर गई और लगा कि शायद मॉन्टेग्यू जीत जाएगा, लेकिन अंतिम पल में एडमंड ने उसे घोड़े से गिरा दिया और घातक वार कर दिया। मॉन्टेग्यू वहीं मर गया। बदला पूरा होने के बाद एडमंड अपनी पत्नी मर्सिडीज और बेटे एल्बर्ट के साथ उसी द्वीप पर लौटा जहां उसने 13 साल कैद में बिताए थे। वहां उसने अपने गुरु अबे फारिया को याद किया। अंत में एडमंड ने वो पूरा द्वीप खरीद लिया ताकि आगे किसी को वो दर्द न सहना पड़े जो उसने सहा था। और इस तरह एडमंड की लंबी लड़ाई आखिरकार अपने अंजाम पर पहुंची। खून, धोखे और तकलीफ के उस सफर ने उसे सिर्फ जीत ही नहीं दी बल्कि एक गहरी समझ भी दी। उसने जाना कि सच्चाई और हिम्मत का रास्ता भले ही मुश्किल हो, लेकिन अंत में वही इंसान को मजबूती देता है। जैकब और बाकी साथियों की मदद ने उसे याद दिलाया कि सच्चे दोस्त मुश्किल वक्त में ही चमकते हैं। और मॉन्टेग्यू की हार ने साबित कर दिया कि लालच और विश्वासघात का अंत कभी अच्छा नहीं होता। अंत में एडमंड ने सिर्फ अपना बदला नहीं लिया, उसने न्याय पाकर अपने परिवार की इज्जत वापस जीती और सीख ली कि अंधकार कितना भी गहरा हो, सच्चाई की रोशनी उसे हरा ही देती है।